दोस्तों हाजिर हुआ हूँ रीचर वेब सीरीज का 5वां एपिसोड लेकर। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड थे, इसलिए मैंने 4-4 एपिसोड की 2 वीडियो बनाई हैं। अगर आपको सस्पेंस वाली मूवीज देखने में मजा आता है तो इस वेब सीरीज में सस्पेंस कूट कूट कर भरा हुआ है, सो आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि मॉली बथ के मरने के बाद ये तीनों उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ाए और इन्होंने 911 पर कॉल कर दी थी। ये वहां पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि इनको डर था कि अटलांटा पुलिस भी मार्ग्रेव की तरह भ्रष्ट निकली और क्लाइन के हाथों बिकी हुई निकली, तो वे पूरी कोशिश करेंगे इन तीनों को फंसाने की। फिर वहां से गुजरते समय उनका ध्यान फिर से उस डॉगी पर पड़ता है। रीचर कार रुकवाता है और जाकर देखता है कि उसके मालिक ने उसके गले में टाइट पट्टा बांध रखा था। इस बात से रीचर और ऑस्कर दोनों ही नाराज हो जाते हैं। फिर जैसे ही उस प्रॉपर्टी का मालिक आता है, रीचर उसके मुंह पर एक मुक्का देता है। फिर वे उस डॉगी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर रॉस को रीचर को पॉल के घर उतार देती है। रीचर पॉल के घर जाकर उसकी महंगी वाली बेंटली निकाल कर ले आता है। उसकी पहली वाली कार के पीछे गोलियों के निशान लगे हुए थे, इसलिए वे उसे हर जगह नहीं ले जा सकता था। फिर वो रॉस्को के पास आता है। रॉस्को उस समय अपनी गाड़ी साफ कर रही थी क्योंकि उसकी गाड़ी के ऊपर किसी ने अपशब्द लिख दिए थे और रीचर को पता था कि ये काम किसका है। ये काम था जूनियर क्लीनर का और उसके साथियों का। वे एक होटल में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। फिर रीचर उन्हें ढूंढ लेता है। पहले तो वे एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाद में मामला गर्म हो जाता है। रीचर उन तीनों को पीटता है, लेकिन इतने में वहां पर रॉस्को और ऑस्कर आ जाते हैं। तभी मौके पर ही मिस्टर क्लाइन भी आ जाते हैं। वे सभी को फाइट करने से रोकते हैं। फिर वे ऑस्कर को कहते हैं कि रीचर को यहां से ले जाओ। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। तभी वहां पर बैठा एक बूढ़ा कहता है, ये बच्चे पहले यहां आराम से बैठे थे, जब से ये पहलवान आया है तब से ही झगड़ा शुरू हुआ है। मिस्टर क्लाइन कहते हैं कि तुम एक अच्छे नागरिक हो। फिर रीचर जूनियर क्लीनर को कहता है कि तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी छोटू, और वहां से बाहर चला जाता है। फिर रॉस्को के फोन पर टील का फोन आता है। टील उसे मार देता है। ऑस्कर के पूछने पर वे बताती है कि मैंने उस जली हुई कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, इसलिए अपना काम ठीक ढंग से न करने के लिए उसने मुझे फायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? रीचर कहता है कि हम जो के पेंडिंग काम पूरे करेंगे। ऑस्कर कहता है कि मीटिंग को अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, इसलिए वे लोग अभी वापस नहीं आए होंगे। उनके आते ही यली हमें बता देगी और गैरेज हम जाकर देख ही चुके हैं। अब बचती है ग्रे की फाइल। क्या ग्रे ने कभी तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है? रॉस्को कहती है कि वो गन मुझे ग्रे नहीं दी थी जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर वे जाकर उसका बॉक्स चेक करते हैं। बॉक्स को अच्छे से चेक करने पर उन्हें उसके अंदर से एक चाबी मिलती है। अब उन्हें ये पता लगाना था कि ये चाबी किस ताले की है। रॉस्को कहती है कि उसका पूरा हफ्ता या तो घर या फिर पुलिस स्टेशन में ही बीतता था। हफ्ते में एक बार वे बाल भी कटवाने जाता था। रीचर कहता है कि उस आदमी को हफ्ते में एक बार बाल कटवाने की क्या जरूरत, जिसके सिर के बाल पहले से ही बहुत कम हैं। फिर वे उसी बार्बर के पास जाते हैं। बार्बर उन्हें एक बक्सा दिखाता है और कहता है कि ग्रे ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा था, लेकिन ये भी कहा था कि जब वे खुद तलाश करती हुई आए तभी उसे ये बक्सा देना है। जब वे उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइलें और बहुत सारी डायरेक्टरी मिलती है। फिर वे वहीं पर बैठकर उन सभी फाइलों को चेक करते हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए बार्बर उन सब के लिए सैंडविच बनाकर लाता है। ये फाइलें चेक करके अब तक उनको समझ में आ गया था कि क्लाइन कर कारों का पैसा यहां से बाहर जा भी रहा था और बाहर से आ भी रहा था। रकम भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। क्लाइन ने मार्ग्रेव शहर के लोगों की ईमानदारी खरीद ली थी, ताकि कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहे तो सब लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। रॉस्को पूछती है मार्ग्रेव शहर ही क्यों चुना, उसने कोई और क्यों नहीं चुना। फिर रीचर मैप में सबको समझाता है कि क्लाइन ने मार्ग्रेव इसलिए चुना क्योंकि यहां से नकली नोट आसपास के इलाके में फैलाना आसान है। रास्ते में कोई पुलिस नाका भी नहीं है। अब रॉस्को को समझ आ गया था कि उसके अंकल ग्रे को भी इन लोगों ने ही मरवाया होगा। फिर वो गुस्से से बाहर चली जाती है। फिर जब रीचर बाहर जाता है तो उसके पास यली का फोन आता है। वह उसे बताती है कि उसके हाथ महत्वपूर्ण जानकारी लगी है। फिर वे उसे मेम्फिस क्षेत्र में बुलाती है। रीचर कहता है कि वे ऐसी जगह पर रुकेगी जहां से बस स्टैंड भी बिल्कुल पास में होगा और खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी होगी। रीचर उसे ढूंढ लेता है। यली कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। फिर यली उसे बताती है कि तुमने जिस जिसके नंबर मुझे दिए थे मैंने उन सभी का पता लगाया, लेकिन उन सबको मार दिया गया। मारने के बाद उनकी बॉडी को बुरी तरह से कुचल दिया गया। रीचर कहता है बिल्कुल ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ। यली कहती है इसका मतलब अब तुम लाशें बिछा दोगे। रीचर कहता है मैंने ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यली कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि वे लोग कत्ल करने से घबराते नहीं हैं, वरना तुम्हारे साइज को देखते हुए एक साथ 2 दोस्तों को खोने जैसा महसूस होगा। उधर रॉस्को टील के पास जाती है और उसे मारने लगती है। फिर ऑस्कर उसे वहां से निकालकर ले आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें उस पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब वे तुम्हारे खिलाफ वारंट भी निकाल सकता है और तुम्हें मरवा भी सकता है। फिर वे उसे लेकर एक होटल में जाता है, क्योंकि घर पर खतरा था। रात को उसके पास रीचर का फोन आता है। वे बताती है कि पिकार्ड का फोन आया था। उसने कहा है कि पॉल की फैमिली की देखरेख के लिए कोई और न मिला तो वे नौकरी गंवा बैठेगा, इसलिए मैं वहीं जा रही हूं।
फिर ऑस्कर कहता है कि ग्रे की फाइलों में हमें पूरी जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं रात को जाकर क्लाइन की फाइलें चेक करूंगा। तुम्हें पता है ना, वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। फिर रात को चुपके से ऑस्कर क्लाइन के ऑफिस में जाता है। वे चुपके चुपके उसकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और चोर चाबी से बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है। वे जब क्लाइन के ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि किसी ने क्लाइन का गला काटकर उसे मार दिया। ऑस्कर कहता है, इसका मतलब तुम बेकसूर थे क्लाइन। इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं मिस्टर क्लाइन की मौत के बाद ऑस्कर ये बात रीचर को बताता है। रीचर कहता है जरूर क्लाइन के साथ उसके जितना ही पावरफुल कोई और भी होगा जिसको ये सब झमेले पसंद नहीं आए। फिर रीचर पूछता है, आपने कहीं कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया? आपको एक बार वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। ऑस्कर कहता है, मैं मेरी कार नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि उसे सब पहचानते हैं और ब्रेंटली इतनी महंगी कार है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। फिर उसके पास टील का मैसेज आता है। वे उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। जब ऑस्कर पुलिस स्टेशन जाता है तो टील उसे बताता है कि किसी ने मिस्टर क्लाइन को मार दिया है। वहां फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ऑस्कर कहता है, मैं वहां जाकर देखता हूं, लेकिन इतने में वहां पर जूनियर क्लाइन आ जाता है। वे ऑस्कर के ऊपर खर्चा पानी लेकर चढ़ जाता है और कहता है कि इसने मेरे बाप के नाम के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी। ऑस्कर कहता है, मैं अपना काम कर रहा था। फिर टील ऑस्कर को कहता है कि जब तक ये मामला ठंडा न हो जाए तो मौका वारदात पर नहीं जाओगे। उधर रीचर अपनी कार के शीशे ब्लैक करवाने के लिए जाता है। मैकेनिक उसे 3 दिन बाद कार ले जाने को कहता है। फिर रीचर उसकी 3 दिन के लिए गाड़ी ले लेता है। उधर पिकार्ड रॉस्को को लेकर पॉल की फैमिली के पास जाता है। अब से रॉस्को यहाँ की निगरानी करेगी और पिकार्ड अपनी ड्यूटी पर जाएगा। पिकार्ड कहता है कि दरवाजे बंद रखना और कोई खतरा महसूस हो तो यहाँ से भाग जाना। दूसरी तरफ रीचर और ऑस्कर क्लीनर के गोडाउन को छुप छुप कर देखते हैं, क्योंकि ऑस्कर की फटी पड़ी थी कि कहीं कोई इल्जाम उसके ऊपर ना आ जाए। तभी रीचर क्लाइन के भतीजे को देखता है और कहता है कि क्लाइन की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और यहाँ काम चालू हो गया। ये जरूर नकली नोट की सप्लाई करने के लिए जा रहा है। फिर वे उस ट्रक का पीछा करने की बात करते हैं। अब रात हो चुकी थी। रॉस्को और पॉल की फैमिली डिनर कर रहे थे। उसके बाद जब रॉस्को बाहर जागती है तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। रॉस्को कहती है कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ, अगर मेरी चिल्लाने की आवाज़ आए तो जंगल की तरफ भाग जाना। फिर वे चुपके चुपके जंगल में जाकर देखती है कि वे लाइट कहाँ से आ रही थी। उसे वहां पर एक कार दिखती है जिसमें 2 आदमी बैठे थे। फिर गलती से रॉस्को के पांव से शोर हो जाता है और वे आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। रॉस्को अपनी जान बचाकर भागती है। फिर वे घर के पास जाकर जोर से चिल्लाती है, भागो। पॉल की फैमिली भी जंगल की तरफ भागने लगती है। वे आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। फिर रॉस्को उनको जंगल की तरफ भगा देती है और खुद कोशिश करती है उन दोनों आदमियों को मारने की। वे उन दोनों आदमियों को मारने में कामयाब हो जाती है। उधर रीचर और ऑस्कर लगातार उस ट्रक का पीछा कर रहे थे। फिर देर रात वो ट्रक एक होटल के आगे रुक जाता है और क्लीनर का कजिन एक कमरा लेकर उसमें रुक जाता है। वे रूम की लाइट बंद होने का इंतजार करते हैं। फिर उसके बाद वो ट्रक के पास छानबीन करने के लिए जाते हैं। रीचर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वजन कम करने के लिए ट्रक की छत बिल्कुल पतली चादर से बनी होती है। फिर वो छत को चीर कर देखता है। ट्रक में कुछ भी नहीं था। इतने में वहां क्लाइन का भतीजा आ जाता है। वो ट्रक को अच्छे से चेक करता है। उसको जितनी टेंशन थी देखकर लग रहा था कि ट्रक में माल है, लेकिन उसके जाने के बाद रीचर ट्रक से नीचे उतरता है और ऑस्कर को बताता है कि ट्रक बिल्कुल खाली था। अब सुबह हो जाती है। रोस्को अभी भी पॉल की फैमिली को ढूंढ रही थी। फिर फाइनली उसे पॉल की वाइफ चार्ली मिल जाती है। रोस्को कहती है कि घबराओ मत, अब वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। फिर रोस्को कहती है कि कुछ ही दूर पर एक हाईवे है, हमें वहां किसी का डर नहीं होगा। फिर वे उस ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रोस्को चार्ली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि पॉल ने 1 साल पहले ही बैंक छोड़ दिया था? चार्ली कहती है, हाँ मुझे पता था। फिर चार्ली बताती है कि मिस्टर क्लाइन और पॉल से मिलना चाहते थे। उस दिन पॉल बहुत ही खुश था और उनसे मिलने के लिए गया। मिस्टर क्लाइन कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लाइन इंडस्ट्रीज में शामिल करना चाहता हूं। ये पॉल के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। फिर क्लाइनरा कहता है कि मैं तुम्हें वंजुला लेकर जाऊंगा और तुम्हारा एक टेस्ट भी लूंगा। अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हें मोटी सैलरी मिलेगी। फिर वेनेजुएला में पॉल अपने टेस्ट में पास हो जाता है। क्लाइन कहता है कि पॉल मुझे तुम्हारे ही जैसे बंदों की जरूरत है, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह से 4 गुना दूंगा, लेकिन बात पक्की करने से पहले मेरा पार्टनर तुमसे मिलना चाहता है। वो पास के ही एक अस्तबल में है। फिर वे चलते चलते अस्तबल में पहुंच जाते हैं। क्लाइनरा कहता है कि जब ये घोड़े यहाँ पर आए थे तो पहले दिन बहुत फुदक रहे थे, लेकिन बाद में इनको यहाँ रहने की आदत पड़ गई। तुम जानते हो मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो पैसा तुमने ठिकाने लगाया है वो एक एक पैसा अंतर्राष्ट्रीय जालसाजी योजना से जुड़ा हुआ है, और इस गैरकानूनी काम के अब तुम भी हिस्सेदार बन गए हो। मैं तुम्हें इतनी मोटी तनख्वाह इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि ये नोट मैं खुद छपता हूँ और तुमने अभी मेरे काले धन को सफ़ेद करने में मेरी हेल्प की है। अब तुम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जिससे जिंदा तो बाहर नहीं जा सकते। अब तुम इन घोड़ों की तरह यहाँ से भागने की कोशिश
कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस दुनिया में कोई भी जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पुलिस को बताओगे तो 30 साल के लिए अंदर जाओगे। अब तुम अपना काम करते रहो और मैं तुम्हें हर खतरे से बचाता रहूंगा। अब तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर क्लाइन वहाँ से चले जाते हैं और अस्तबल के दरवाजे दोनों तरफ से ही बंद कर दिए जाते हैं। रात को वहाँ पर कुछ गुंडे एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। वे उस आदमी की बुरी तरह से पिटाई करते हैं और फिर उसके शरीर में कीले ठोक कर उसको दीवार पर टांग दिया जाता है। यही धमकी उन्होंने पॉल को भी दी थी। उसके बाद पॉल ने वही किया जो मिस्टर क्लाइन चाहते थे। दूसरी तरफ पिकार्ड उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। फिर वे सब उनकी कार में जाकर बैठ जाते हैं। उधर रीचर के ऊपर भी कोई आदमी हमला करता है। रीचर और उसमें हाथापाई होती है। फिर बहुत देर तक हाथापाई होने के बाद रीचर अपनी टाई से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 7th एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं स्टीवेंसन और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे थे। स्टीवेंसन की वाइफ उससे पूछती है, क्या मेरी कजिन और उसके हस्बैंड का कुछ पता चला? स्टीवेंसन कहता है, नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। टील हमें सही ढंग से काम नहीं करने दे रहा। उसने रोस्को को निकाल दिया और जब से रोस्को ने उसे मुक्का मारा है तब से ऑस्कर भी दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस स्टेशन में सिर्फ मैं और बेकर ही बचे हैं। मुझे लगता है पॉल और तुम्हारी कजिन मर चुके हैं या फिर बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। स्टीवेंसन की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। तभी उनके घर के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकती है। उसमें से वही रबड़ के शूज पहने 4 किलर आकर उतरते हैं और वे स्टीवेंसन के घर की तरफ जाने लगते हैं। अगले दिन रीचर और ऑस्कर मिस्टर क्लाइन के फ्यूनरल में जाते हैं। ऑस्कर रीचर को कार में ही छोड़कर खुद शौक मनाने जाता है। क्लाइन का भतीजा ऑस्कर को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ही मेरे अंकल को मारा है, अब तुम्हें भी उसी तरह से मारूंगा। फिर वहां से निकलकर वे अपनी कार लेने जाते हैं। मैकेनिक कहता है कि अभी 2 ही शीशे काले हुए हैं। रीचर कहता है, कोई बात नहीं, ये पूरे पैसे लो और मेरी कार दे दो। तभी ऑस्कर के पास फोन आता है, स्टीवेंसन भी मारा गया। उसको मारने से पहले उसकी वाइफ को तड़पाया गया था और स्टीवेंसन को इस तरह से बांधकर चारों तरफ शीशे रखे गए थे कि वो जिस तरफ भी मुंह घुमा ले उसे तड़पती हुई अपनी वाइफ दिखेगी। कातिल जरूर उससे कुछ पूछना चाहते थे जिसका वो जवाब नहीं दे रहा था। रीचर कहता है कि उसको मारने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो पॉल का रिश्तेदार था और दूसरा ये कि हम 2 दिनों से गायब थे और उन्हें लगा कि ये हमारे साथ मिला हुआ है। काश ये सच में हमारे साथ मिला होता, हम इन तीनों को बचा लेते। फिर टील उन्हें बाहर बुलाता है। टील ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं, तुम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। इससे पहले कि तुम भी मारे जाओ, दफा हो जाओ यहां से और जाकर चपरासी की नौकरी करो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। और लंबू, तुम पुलिस वाले नहीं हो, क्राइम सीन से चले जाओ वरना गिरफ्तार कर लूंगा। अब मैं यहां ढंग के पुलिस वालों को भर्ती करूंगा। उसके जाने के बाद ऑस्कर कहता है, मुझे स्टीवेंसन के सीनियर होने के नाते उसके माँ बाप को जाकर बताना होगा कि स्टीवेंसन और उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। रीचर कहता है कि मैं मार्ग्रेव के आखिरी पुलिस वाले को खाने पर ले जाऊंगा। रेस्टोरेंट में बेकर बताता है कि मैं स्टीवेंसन को तब से जानता हूं जब वो छोटा था। क्या लगता है इन लोगों को कौन मार रहा है? रीचर कहता है कि मॉरिसन, क्लाइन और स्टीवेंसन, इन सबको नाटकीय ढंग से मारा गया है। वे रोस्को को भी मारने के लिए गए थे लेकिन वे तुम्हारे पीछे नहीं आए। बेकर कहता है कि मुझे तो ये तुम्हारा ही काम लग रहा है। रीचर कहता है कि जब वे रोस्को को मारने गए तो मैं उसी के साथ था और जब पीट जोवलिन और मेरे भाई को मारा उस समय मैं फ्लोरिडा में था। बेकर कहता है, लेकिन मेरा काम तो पहले बाहर वालों पर शक करना है। रीचर कहता है कि यहाँ मैं अकेला ही बाहर वाला नहीं हूँ, ऑस्कर भी 1 साल पहले ही यहाँ आया है। बेकर सोच में पड़ जाता है। रीचर कहता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ पीछे से वो किसी न किसी को ठिकाने लगा देता है। तुमने ऑस्कर में कुछ तो अजीब सा महसूस किया होगा। वो पॉल से पूछताछ करने गया और पॉल ने पीट जोवलिन स्वीकार कर लिया। कुछ तो गड़बड़ है। आज रात मैं पॉल के घर जाऊंगा और उसको अच्छे से चेक करूंगा, शायद मुझे कोई सुराख मिल जाए। बेकर कहता है कि कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर वहां से निकलकर रीचर अपने लिए कुछ कपड़े लेने जाता है। उसे वहां एक चाकू पसंद आ जाता है और वो उसे भी खरीद लेता है। फिर रात को वो पॉल के घर जाता है। वहां जाकर वो टीवी ऑन करके उसकी आवाज़ तेज कर देता है। फिर वो अपने चेहरे को स्याही से ढक लेता है और अपनी पूरी तैयारी कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर बेकर किलर्स के साथ मिला हुआ है तो इस डर से मुझे भी मारने जरूर आएंगे कि कहीं मेरे हाथ कोई सबूत न लग जाए। दूसरी तरफ ऑस्कर मिसिसिपी पहुंच जाता है और स्टीवेंसन के मॉम डैड के घर जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं आपके बेटे के साथ काम करता हूं। ठीक उसी समय वे किलर पॉल के घर पहुंच जाते हैं। उन चारों किलर में से एक क्लाइन का भतीजा भी था, उनके साथ एक ड्राइवर भी था। उस समय रीचर झाड़ियों में छिपा हुआ था। वे चारों किलर घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा था। उन्हें लगता है कि रीचर जरूर घर में ही है, लेकिन रीचर घर के बाहर था और वो उनके ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता है। घर के अंदर वे सभी रूम्स चेक कर रहे थे लेकिन रीचर उन्हें घर के अंदर कहीं भी नहीं मिलता। फिर रीचर बाहर से कार का डीपर देता है। फिर एक किलर बाहर देखने जाता है कि ड्राइवर डीपर क्यों दे रहा है। फिर रीचर उसे भी ठोक देता है। तभी वो चुपके से घर के अंदर जाता है और दूसरे किलर को भी मार देता है। फिर बारी आती है तीसरे किलर की। रीचर उसे भी मार देता है। वो सबको अपने नए चाकू से मारता है। फिर बारी आती है क्लाइन के भतीजे की। वो भी फाइट में अच्छा था।
वो रीचर को कांटे की टक्कर देता है। फिर वे लड़ते लड़ते बाहर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और रीचर उसे स्विमिंग पूल में ही ठोक देता है। फिर वो वापस घर के अंदर जाता है और अपना चेहरा साफ करता है। फिर वो अपने भाई की लिखी हुई स्लिप देखता है और रोस्को को फ़ोन करता है। वो बताता है कि मेरा भाई कभी भी समझ नहीं पाया कि वे लोग नोट छापने के लिए कागज़ कहाँ से लाते हैं। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, लेकिन तुम्हें यूएस के नोटों की एक खास बात बताता हूँ। सभी छोटे बड़े नोट एक ही साइज़ के होते हैं। अगर किसी नोट की स्याही मिटा दें तो एक कोरा कागज़ बचता है। पॉल उसे छोटे छोटे उद्योगों से छोटी करेंसी दिलाने में हेल्प करता था, जैसे कसिनो या मोहल्ले वाली दुकानों से। कचरा साफ करने के लिए डाइट में मिट्टी का प्रयोग करते थे, जो कई चीज़ों में पाई जाती है, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ, पूल क्लीनर और जानवरों का चारा। इसीलिए वो भारी मात्रा में जानवरों की फीड मंगवाया करता था। फिर इन्हीं को पीसकर वो रासायनिक कचरा साफ करने में इस्तेमाल किया करता था। वे 90s के पहले वाले पुराने नोट छापते थे, क्योंकि उस समय के नोटों में मैग्नेटिक वायर नहीं होती थी। फिर वे नकली नोटों को ट्रकों में भरकर दूसरे शहरों में पहुंचाते थे। फिर रॉस्को कहती है कि पुलिस को बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे नकली नोट होने चाहिए। फिर रिचर्ड कहता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम इस वक्त कहाँ हो? रॉस्को कहती है कि मैं पिकार्ड के घर पर हूँ। फिर वे गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देते हैं। फिर रिचर्ड ऑस्कर के पास फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मुझे पीट जॉबलिन के घर आकर मिलो। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। उनको देखकर ऑस्कर की फट जाती है। वो कहता है कि 3 हथियार मुझे मारने के लिए आए हैं। फिर रिचर्ड पूछता है, तुमने अपनी गाड़ी रूम के सामने तो नहीं खड़ी की? ऑस्कर कहता है, हाँ, मैंने गलती से वो गाड़ी रूम के सामने ही खड़ी की है। फिर रिचर्ड कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपनी गन उठाओ, फिर तुम अपना टीवी ऑन करके उसकी आवाज़ तेज कर दो। अब मुझे बताओ कि बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी? ऑस्कर कहता है, ये 70 या 60 में बनी होगी। रिचर्ड कहता है, तो कोई चाकू या कोई ऐसी चीज़ लो जिससे दीवार टूट सके और उसे साथ वाले रूम की दीवार तोड़ दो। ऑस्कर बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर किलर के आने से पहले ही वो दीवार तोड़कर साथ वाले रूम में चला जाता है और वहां से बाहर निकलकर अपनी कार लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जाने से पहले वो किलर्स की कार के टायर पंचर कर देता है। फिर वो रिचर्ड को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर रिचर्ड उसे सुबह पीट जॉबलिन के घर मिलने को कहता है। फिर सुबह जब वे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि रात को किसी ने उनके घर में आग लगा दी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। आग इसलिए लगाई गई थी ताकि अगर कोई घर में छानबीन करने आए तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी ना मिले। फिर रिचर्ड उसे बताता है कि कल रात मैंने पॉल के घर पर कत्लेआम मचा दिया। मैंने 5 गुंडों को मारा, उसमें क्लीनर का भतीजा भी था। तभी अचानक से रिचर्ड के दिमाग में घंटी बजती है। वो कहता है कि हमने पीट जॉबलिन के नए घर की गैराज चेक की थी, उसके पेरेंट्स के घर की नहीं। शायद जॉबलिन ने उसी के बारे में लिखा हो। फिर वे पीट जॉबलिन के पेरेंट्स के घर जाकर गैराज चेक करते हैं। जॉबलिन की मां पूछती हैं, जब तुम पिछली बार यहाँ आए तो तुम्हें पता था कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है? रिचर्ड कहता है, हाँ, बस मैं आपको उदास नहीं देखना चाहता था। फिर वो चली जाती हैं। फिर वे दोनों बारीकी से उस गैराज की छानबीन करते हैं। उन्हें वहां नोटों से भरा हुआ एक बक्सा मिलता है। फिर रिचर्ड ऑस्कर को कहता है, पिकार्ड को फ़ोन कीजिए और हमने जहां जागवार छोड़ी थी उसे वहीं आने को कहिए। मैं ये नोट लेकर वहीं आ रहा हूं। फिर जब रिचर्ड वहां जाता है तो रास्ते में येली का फ़ोन आता है। वो बताती है कि एक FBI एजेंट भी उनके साथ मिला हुआ है, जिसने बिना तहकीकात ही उनका केस बंद कर दिया था। फिर उसकी कैंसर से मौत हो गई, लेकिन उसका एक साथी अभी भी उनके साथ मिला हुआ है। इतने में रिचर्ड उस घर के अंदर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बताता हूं, उसका नाम है पिकार्ड और वो मेरे सामने ही खड़ा है। इसी के साथ 7वें एपिसोड का भी एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं टील रिचर्ड की गन और जाक निकाल लेता है। जूनियर लाइनर कहता है कि अगर कोई होशियारी की तो तुम्हारे दोस्त का भेजा उड़ा दूंगा। रिचर्ड पिकार्ड को कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। पिकार्ड कहता है, दोस्ती गई टिंडे लेने, पैसा दोस्ती से ज्यादा अहमियत रखता है। तुमने और इस वान मानुष ने नाक में दम कर रखा है। फिर जूनियर लाइनर उसे रॉस्को की वीडियो दिखाता है। रॉस्को कहती है कि उन्होंने मुझे और पॉल की फैमिली को बंदी बनाकर रखा हुआ है। लाइनर कहता है कि हम जो चाहते हैं वही करो। रिचर्ड कहता है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि तुम उन्हें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। टील कहता है, तुमने सही कहा, हम तुम्हें, रॉस्को और ऑस्कर को मार डालेंगे, लेकिन पॉल की फैमिली अभी भी जिंदा बच सकती है। फिर रिचर्ड जूनियर लाइनर को कहता है, मैं जानता हूं तुम अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन हमने उन्हें नहीं मारा। जूनियर लाइनर कहता है कि उनको मैंने ही मारा है, क्योंकि वे मुझे सुधारने के लिए किसी संस्था में भेजने वाले थे। स्टीवेंसन, पीट जॉबलिन, तुम्हारी दोस्त मॉली बेथ और तुम्हारा भाई जो, इन सबको मैंने ही मारा है। अब तुम हमारा एक छोटा सा काम करो, पिकार्ड को साथ ले जाओ और पॉल को ढूंढकर हमारे पास ले आओ। अगर सुबह 6 बजे तक तुम्हारा फोन ना आया कि पॉल मिल गया है तो हम उन चारों लड़कियों को मार डालेंगे। पिकार्ड और रिचर्ड उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रिचर्ड कहता है, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं बेमतलब कहाँ गाड़ी घुमाता फिरूं। पिकार्ड कहता है, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर वे एक रेस्टो में जाते हैं। रिचर्ड उस इलाके का मैप निकालता है। फिर वो एक पेंसिल से उस पर निशान लगाता है कि अगर उसे खुद छुपना होता तो वो कहाँ कहाँ छुप सकता था। रिचर्ड कहता है कि वो अगस्ता में है क्योंकि उसे गुंडों से दूर जाकर छिपना था, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि मुसीबत पड़ने पर अपनी फैमिली के पास ना पहुंच सके। वो यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है। एक साधारण फैमिली मैन कभी भी अपनी फैमिली को छोड़कर दूर नहीं जा सकता। पिकार्ड कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना, वरना, रिचर्ड कहता है, वरना तुम मुझे अचानक से चाहे मार देना, लेकिन अगर मुझे पता हुआ कि तुम मुझे मारने वाले हो तो पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। फिर रिचर्ड जानबूझकर पिकार्ड के ऊपर कॉफी गिरा देता है और एक फॉर्क छिपा लेता है। फिर वहां से बाहर निकलकर वो फॉर्क को पीछे वाले टायर में दे मारता है। उधर ऑस्कर को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था और बेकर उससे अपनी खुन्नस निकाल रहा था। अब चलते चलते दिन ढल जाता है। रिचर्ड कहता है कि एक टायर में हवा नहीं है, हमें चेक करना होगा। फिर वे गाड़ी किनारे लगाते हैं।
पिकार्ड कहता है कि जल्दी से उतरो और टायर चेंज करो। अब गाड़ी की डिग्गी में पड़े थे हथियार, इसीलिए रिचर एक गन उठा लेता है और दोनों गाड़ी के आजू बाजू छिप जाते हैं। पिकार्ड कहता है कि अगर सुबह 6 बजे जूनियर ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो वो चारों को मार डालेगा। रिचर कहता है कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो तुम पॉल को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए कोई किसी को नहीं मारेगा। मैं जब 1 गिनूं हम दोनों अपना गन वाला हाथ ऊपर उठाएंगे, 2 गिनूं तो गन को कार की डिग्गी के ऊपर रख देना, 3 गिनने पर हम खड़े हो जाएंगे। पिकार्ड कहता है समझ गया। फिर 1 गिनने पर दोनों अपना गन वाला हाथ ऊपर उठाते हैं। 2 गिनने पर पिकार्ड तो गन रख देता है, लेकिन रिचर नहीं रखता, और 3 गिनने पर जैसे ही पिकार्ड खड़ा होता है रिचर उसे गोली मार देता है, क्योंकि रिचर को उन लड़कियों को बचाने के लिए इस नमूने की जरूरत नहीं थी। फिर रिचर पॉल को ढूंढ लेता है, क्योंकि जब वो फौज में था तब उसमें ऐसे बहुत काम किए थे। रास्ते में रिचर पॉल को बताता है कि वे हम सबको मार डालना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मेरे भाई को मारा था। फिर रिचर उसे बताता है कि ये सारे मर्डर क्लाइंट का बेटा कर रहा है, उसने तो अपने बाप को भी मार डाला। फिर वो पॉल के घर के बाहर कार रोकता है और कहता है कि दूसरी गाड़ी की चाबी लेने में घर के अंदर जा रहा हूं, तुम अंदर मत आना वरना लाशें देखकर घबरा जाओगे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ऑस्कर के मोबाइल में एक मैसेज आता है। बेकर कहता है रुको, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है झुको और बचो। तभी रिचर तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर लाता है और बेकर को ठोक देता है। रिचर कहता है कि चल छोटू, मैं तुझे लेने आया हूं। इतने में वहां पॉल भी आ जाता है। फिर ऑस्कर हथियार वाली तिजोरी खोलता है और वे तीनों अपने कंफर्ट के हिसाब से हथियार चुनते हैं। फिर रिचर एक पाइप मांगता है ताकि स्कैन में पेट्रोल भर सके। इतने में वहां येली भी आ जाती है, वो भी अपने लिए एक गन निकाल लेती है। फिर वे सब बार्बर के घर जाते हैं। पॉल वहां उस अड्डे के अंदर का नक्शा बनाता है, क्योंकि उन चारों में से इकलौता वही था जो वहां जा चुका था। फिर वे अनुमान लगाते हैं कि रॉस्को और उसकी फैमिली को कहां रखा गया होगा। फिर वे अड्डे के पास पहुंच जाते हैं और दूर से अच्छी तरह उसका जायजा लेते हैं। फिर वे सब अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। रिचर पॉल को गन देता है और कहता है कि हथियार तुरंत इस्तेमाल ना कर पाए तो बेकार है, जरूरत पड़ने पर बिना सोचे चला दो। फिर वो गाड़ी में से पेट्रोल निकालता है। रिचर को पेट्रोल की खुशबू बड़ी ही मजेदार लगती है। ऑस्कर अपना सूट निकाल देता है, क्योंकि वो उसे किसी के खून से रंगना नहीं चाहता था। रिचर कहता है कि इतनी धमाकेदार बॉडी तुमने अब तक छुपाकर क्यों रखी हुई थी। ऑस्कर हवा में आ जाता है। गोडाउन के अंदर रोज को अपना अंगूठा तोड़कर हथकड़ी रिलीज कर लेती है। फिर वो चार्ली को हौसला देती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिचर हार मान जाए, वो हमें बचाने जरूर आएगा। येली बहुत ही कमाल की निशानेबाज थी। वो गोडाउन के बाहर खड़े 2 आदमियों की खोपड़ी उड़ा देती है। इतने में वहां रिचर भी पहुंच जाता है। फिर वो गोडाउन के एक बंद पड़े गेट के नीचे पेट्रोल डालने लगता है और पोल को कहता है कि आग लगते ही हम सब अंदर जाएंगे, तुम जाकर अपनी फैमिली को बचाकर बाहर आ जाना। जब रिचर आग लगाने वाला था तो ऑस्कर कहता है कि रुको, मुझे सिगरेट पीकर स्टाइल मारने दो। फिर सुट्टा खींचकर ऑस्कर वहां आग लगा देता है। आग लगते ही अंदर भगदड़ मच जाती है। टील सबको आग बुझाने का ऑर्डर देता है। फिर वनमानुष और चिंपांजी ऑस्कर गोडाउन के अंदर चले जाते हैं। फिर वही बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक दूसरे को मारने का खेल शुरू होता है। पॉल अपनी वाइफ को आवाज देता है। उसकी वाइफ कहती है कि सामने के रूम से अपने बच्चों को बचाओ। रिचर चार्ली और रोस्को को खोलता है। अब रोस्को भी गन उठा लेती है और अपने काम पर लग जाती है। सबसे ज्यादा बंदे येली मार रही थी, जैसे वो भी बहुत टाइम से खून की प्यासी थी। रोस्को चार्ली को बाहर उसके पति के पास भेज देती है। वो अपने हस्बैंड पोल से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पिकार्ड भी आ जाता है। वो अब तक मरा नहीं था, बल्कि घायल ही हुआ था। वो ऑस्कर के ऊपर गोलियां चलाता है। टील रोस्को के ऊपर हमला कर देता है। रोस्को तो बस टील को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पिता समान अंकल ग्रे को मार दिया था। फिर वो टील को ठोक देती है। उधर पिकार्ड भी ऑस्कर को खूब मार रहा था, लेकिन ऑस्कर उसे भी मार देता है। अंदर बहुत ज्यादा धुआं हो गया था, इसलिए ऑस्कर, रोस्को और येली उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। लेकिन रीचर का कहीं भी अता पता नहीं था। अंदर रीचर और जूनियर क्लाइन दोनों में हाथापाई चल रही थी। क्लाइन अपना पूरा जोर लगा देता है रीचर को मारने के लिए, लेकिन रीचर उसे आग में फेंक देता है। फिर रीचर वहां से बाहर आ जाता है। कमाल की बात यह थी कि ये सब सेफली बाहर आ गए थे। अब येली वापस शिकागो लौट गई थी। ये मैसेज पढ़कर रीचर अपने फोन को तोड़ देता है, क्योंकि उसे किसी फोन की जरूरत नहीं थी। फिर उसे अपने भाई जो की याद आती है, जो अक्सर उसे अपना स्वभाव ठंडा रखने के लिए कहा करता था। अगर रीचर अपना स्वभाव ठंडा रखता तो आज वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले पाता। रोस्को उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। रीचर कहता है कि हजारों साल पहले 2 तरह के लोग थे। एक वो जो तंबू लगाकर रहा करते थे, दूसरे वे जो दर दर भटकते थे। मुझे यकीन है मैं उन भटकने वालों का वंशज हूं। फिर रोस्को उसको अपना मोबाइल नंबर लिखकर देती है और कहती है कि कभी याद आए तो फोन कर लेना। फिर रीचर वहां की बेस्ट पीच पेस्ट्री खाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है। आज से पहले उसने जितनी बार भी इसे खाने की ट्राई की वो नहीं खा पाया। वहां उसे ऑस्कर मिलता है। वो कहता है कि रोस्को को छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। फिर वो बताता है कि FBI वाले पिकार्ड को लेकर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया कि पहले तुम उसे ढूंढ तो लो, फिर सवाल भी पूछ लेना। फिर वो रीचर को शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो कभी समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर रीचर कहता है कि नहीं, तुम अब तक मर गए होते और तुम्हारी आत्मा सब कुछ समझ जाती। फिर ऑस्कर कहता है कि अब मैं ये पुलिस वाली नौकरी छोड़ दूंगा और वापस अपने घर चला जाऊंगा। वो बताता है कि उसकी वाइफ पहले ही मर चुकी है, इसलिए अब वो उस डॉग को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि घर में कोई तो होना चाहिए जिसके लिए इंसान रात को घर वापस लौटता है।
अब फाइनली रीचर उस पेस्ट्री का स्वाद चख लेता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे भी बेहतर पेस्ट्री खाई है। फिर वो उस जगह जाता है जहां उसके भाई को मारा गया था और वहां एक खड्डा खोदकर अपने मेडल को दबा देता है, क्योंकि वो चाहता था कि जिस काम के लिए उसके भाई ने अपनी जान दे दी उसके लिए उसे कोई पुरस्कार मिले। फिर वो वनमानुष निकल पड़ता है अपने अनजान रास्तों की तरफ। क्या पता वो घूमता घुमाता कभी हमसे भी आ मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज? मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो दिल से माफ़ी, मैं कोशिश करूंगा और भी बेहतर काम करने की। तो बने रहे हमारे साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।